सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वालों को राजुल और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी है आरती? बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन जो है, आज तो प्रसारण दिवस है, इसीलिए आज आरती हमारी खिली खिली नजर आ रही है। बिल्कुल। आज का दिन खास है, शुभकामनाओं का, बधाइयों का और बहुत सी चीजें, यादों का भी दिन है। बहुत सारे श्रोता याद भी कर रहे हैं रेडियो से जुड़े अपने पुराने दिनों को, तो हम भी याद करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के बारे में विस्तार से। जी हाँ। और वो जो श्रोता है वो अपना सब जो भी उनका रेडियो से जुड़ा हुआ जो भी उनकी यादें हैं वो हमसे हम साझा करें ताकि हम भी जान सकें उनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं बातों का बतंगड़ के बारे में कि लोग छोटी छोटी बातों को कितना लंबा रबड़ बैंड की तरह खींच देते हैं और तो वो मुद्दा बन जाता है, गंभीर समस्या। बिल्कुल। और उसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत एक स्वतंत्रता सेनानी की, जो है वासुदेव बलवंत फड़के, उनके बारे में हम जानेंगे। और बहुत स्वादिष्ट सी चीजें भी होती है आज। हाँ भाई, आज मतलब खास मौका है तो कुछ व्यंजन, कुछ मिठाइयाँ, कुछ नमकीन, मतलब तीखा मीठा खट्टा सब कुछ तो होना चाहिए। तो आज क्या बनाने वाले हैं हम लोग? बहुत कुछ चावल से जुड़ा हुआ जो भी हो, खीर हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज इतना महत्वपूर्ण दिन है तो कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। तो खीर के अलावा हमारे श्रोता क्या बनाते हैं ये हमें जरूर बिल्कुल कई तरीके के व्यंजन बनते हैं चावल के, तो आप हमें बताइए और लिख के भेजिए ताकि हम भी उसे पढ़ें और फिर घर पे जाके बनाएं। बाकी श्रोता जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी सखियां हैं, जो सखा हैं, सब जुड़े हुए हैं, वो भी जरूर इसको अपने घर में ट्राई करेंगे या कहेंगे कि भाई इसको ट्राई करो, बनाओ जरा हमारे लिए। ये तो होना है। हाँ बिल्कुल। तो खीर के अलावा और कौन सा व्यंजन है जो कि आप लोग बनाते हैं, उसके बारे में भी हमें बताइएगा। अब आगे बढ़े इससे पहले एक गाना सुन ले। बिल्कुल, गीत सुनते हैं।
भाई मीठी मीठी फुहार सा बरसता ये गाना सुन के तो मजा ही आ गया। सच में बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है ना कि हम भी बाहर इन फुहारों में भीग रहे हैं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और बिल्कुल बाढ़ जैसी फुहार नहीं पड़ रही बल्कि कुछ ज्यादा ही कुछ मूसलाधार वर्षा हो रही है। जी हाँ। तो भाई अति तो सब चीज की बिल्कुल खराबी जब तक फुहारें पड़ती है, जब तक हल्की फुल्की बारिश होती है, मतलब ठीक से भारी बारिश होती है, वो तब तक तो अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही वो एकदम कोई तूफान ले आती है, सैलाब ले आती है ना, तो फिर वो बहुत खतरनाक हो जाती है। बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये खतरों से आगाज करता रहा है हमारा रेडियो हमेशा, और जो अच्छी बातें हैं वो पहुंचाता रहा है। कभी आंसू भी पोंछता रहा है, कभी प्यार से सहलाता भी रहा है, और कभी आपके साथ हंसता गुनगुनाता भी रहा है। पूरी उम्र आपके साथ में रहता है, चाहे आप बचपन में हो, खेलते हो, छोटे बच्चे हो, उसके बाद बड़े हो रहे हो, मतलब हर तरीके के लिए, हर तरीके की, हर उम्र के लिए उसके पास गीत संगीत है, बातें हैं। और जब हम रिटायर हो जाते हैं उसके बाद हम आराम से जब बैठे होते हैं, कुछ काम भी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, रेडियो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कभी नहीं छोड़ता, बिल्कुल सही बात कही तुमने। 1927 में इसी दिन देश में हुए पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में हर साल हम राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाते हैं 23 जुलाई को। ये दिन उस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित करता है जब देश का पहला रेडियो प्रसारण किया गया था। जी। इस दिन भारतीय प्रसारण कंपनी IBC ने मुंबई से, उस वक्त बॉम्बे कहते थे उसको, अपना पहला प्रसारण किया था। और फिर ये क्योंकि एक निजी कंपनी थी तो इसे 1930 में सरकार ने अपने अधीन कर लिया और इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया, जिसको हम एयर के नाम से जानते हैं। 1936 की ये बात है जी। 1936 में सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो इसका नाम कर दिया था। बिल्कुल। और फिर केंद्रीय जो समाचार संगठन था वो अस्तित्व में आया, और उसी वर्ष जो AIR जो था वो संचार विभाग के अधीन आया, और 4 साल बाद सूचना एवं प्रसारण विभाग के अधीन आया, और अगले ही वर्ष CNO के 2 प्रभागों में, जैसे कि समाचार सेवा प्रभाग और विदेश सेवा प्रभाग में विभाजित कर दिया गया। और 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक के लिए आकाशवाणी का नाम अपनाया गया, और उसके बाद लोकप्रिय जो फिल्म संगीत थे उसको मुख्य घटक बनाकर विविध भारती सेवा शुरू कर दी गई। तो भाई हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि साल 7 साल की थी, यानी कि करीब 65 साल से 68 साल से रेडियो सुन रही हूँ। बेशक हमारे घर में रेडियो नहीं था, लेकिन हमारे घर के सामने उस जमाने का बहुत प्रेस्टिजियस कैफे था, वो साउथ इंडियन का था, और उस वक्त विविध भारती शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये रेडियो सुनना करती थी पूरे दिन। और जब विविध भारती शुरू हुआ तो धीरे धीरे फेमस होने लगा। बस मेरा भी संगीत के प्रति लगाव बढ़ा। 7 साल की उम्र से शुरू हुआ ये सफर, संगीत मेरी जिंदगी बन गया। विविध भारती और रेडियो आज मेरे अकेलेपन का साथी और पक्के दोस्त बन गए। जब से विविध भारती ऑन एयर हुआ है तब से देश विदेश में घूमते हुए विविध भारती मेरे साथ ही रहती है। मैं मेरी जिंदगी विविध भारती के बिना जी ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, कितना वही मैंने कहा ना, हर उम्र के लिए साथ है सच में रेडियो जो है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1975 में मेरे घर रेडियो खरीद के लेकर आए थे, और उसे रात में 9 बजे लेकर आए थे पिताजी। तो सबसे पहले विविध भारती पर हवा महल कार्यक्रम आ रहा था। उसे हवा महल कार्यक्रम में उस दिन जो मैंने नाटक सुना था वो आज भी मुझे याद है। उस नाटक का नाम था आधुनिक सत्यवान सावित्री। जो 50 साल से ये जो रेडियो है वो मेरा साथी है। देखो, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में जनसंचार की शक्ति को दिखाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और आकाशवाणी ने भारत के विकास में कितनी खास भूमिका निभाई है ये हम कहें क्या, ये तो सभी लोग की बात है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने अनुभव हैं। इसका उपयोग समाचार और सूचना फैलाने, जनता का मनोरंजन करने और उन्हें शिक्षित करने के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है। बिल्कुल। रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से बहुत लोकप्रिय हुआ है, और जहाँ ये अक्सर समाचार और सूचना का एकमात्र जरिया होता है। दूर दराज ऐसे इलाकों में, खैर अब तो बहुत ऐसा नहीं है, अब तो सभी जगह सड़कें बन गई हैं और संचार सुविधाएं पहुंच रही हैं, और अब चूंकि मोबाइल पर भी आ गया है तो काफी तेजी से रेडियो पहुंच रहा है सब तक। और उस समय सोचिए जब कोई चीज नहीं थी, किसी चीज की पहुंच नहीं थी इतनी, ना बिजली की पहुंच थी, ना किसी चीज की इतनी पहुंच थी। उस समय उन छोटी छोटी जगहों तक, उन छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा रेडियो, और सबका मनोरंजन करता चला आ रहा है तब से।
क्या बात। एक श्रोता जो लिखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे टेंशन था कि मेरे दिन कैसे कटेंगे, लेकिन रेडियो ने मेरा तनाव हल्का कर दिया। अभी मैं रेडियो से इतना जुड़ा हूं कि कभी कभार किसी के यहाँ गया तो मोबाइल पे रेडियो से जुड़ जाता हूं। इस 90 साल में रेडियो बढ़ता ही चला गया है और विविध रंगी कार्यक्रम से हमारा मनोरंजन करने वाला ये रेडियो कब हमारे दिल के करीब पहुंच गया पता ही नहीं चला। अब खाना आराम के साथ रेडियो भी हमारे रोजमर्रा के जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और जो भी सोशल मीडिया होता है उससे आप लोग और बाकी श्रोता जुड़ने से नए साथी भी मिल गए हैं। इसके लिए आकाशवाणी का तहे दिल से इन्होंने धन्यवाद दिया है। क्या बात है। बहुत इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, रेडियो इतने समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। ये एक और संदेश है कि मेरे नाना जी को रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत धीमी आवाज में रेडियो सुनते थे। ये शौक मेरी माँ को दिया, विरासत में उन्होंने मुझे दिया। विविध भारती के अनेक कार्यक्रमों के कारण मेरे शौक हमेशा जिंदा रहे। संगीत सरिता लगातार सुनती रही, जिसके कारण मैंने 40 साल की हुई तब वायलिन सीखना शुरू किया। कितनी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। बचपन में कुछ तुकबंदी कर लेते थे, जिम्मेदारियां बढ़ी, इन सब से ध्यान हट गया था। लेकिन जब से विविध भारती फेसबुक के साथ जुड़ा तो फिर कुछ लिखने की इच्छा हुई। और जब आप मेरे कमेंट्स पढ़ते हैं तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। लगता है कि कुछ सही कुछ गलत लिखती हूँ और वो सब सारी बातें होती जाती है। विविध भारती का मेरे जीवन में एक विशेष महत्व है। बहुत सही। और एक और हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे पीहर में रेडियो सुनने के कोई भी शौकीन नहीं थे। मैं जब शादी करके अपने ससुराल गई तो मैंने देखा कि मेरे पतिदेव सुबह उठते ही पूजा रूम में हाथ जोड़कर रेडियो चालू करके विविध भारती सुनते हैं और रात को सोने से पहले तक। मेरी सासू माँ जी मजाक में मुझसे कहा उन्होंने कि लाडी रेडियो में मेरे बेटी की पहली पत्नी है, और हम सब हंस पड़े। बहुत ही बढ़िया। कैसे अनुभव है। मतलब लोगों का कारोबार फैलाने से लेकर घर के रसोई में भी रेडियो का दखल रहा है। आंगन में भी गप्पों के बीच में रेडियो की आवाज गूंजती रही है। हाँ। और अगर कोई पढ़ रहा हो तो पढ़ाई के मेज पे भी हर जगह। तो हर कहना गलत नहीं होगा कि हर चीज का साक्षी रहा रेडियो तब से लेकर अभी तक। एक है कि एक साथी कह रहे हैं कि तब भी 8 घंटे सुनते थे, अब 8 घंटे से थोड़ा कम हो गए हैं क्योंकि स्कूल भी जाना है, स्कूल का काम भी करना है, थोड़ा बहुत बाजार भी जाना, अपने लिए भी जाना है, घर के सदस्यों के लिए भी जाना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम 24 घंटे सुनते हैं या 12 घंटे सुनते हैं। जो शुरू में टाइम टेबल बन गया वो अभी भी है, मतलब ये 8 घंटे सुनते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है कि मतलब ये रेडियो को नहीं छोड़ा है। रेडियो को नहीं छोड़ा जी। तो एक बात ये है कि रेडियो के संग संग जीवन जो है वो कितनी यादें संजोता जाता है और इन यादों के साथ कितने गाने जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल, है ना। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा।
लाखों हैं यहाँ दिल वाले। भाई हंस के कह दो जो कुछ भी दिल ने कहा है। तो हंस के हम यही बता रहे हैं कि ये हंसता मुस्कुराता गीत महेंद्र कपूर की आवाज में किस्मत फिल्म का एस.एच. बिहारी के बोल और ओ.पी. नैयर की धुन आपने सुनी। और एक बड़ा सुंदर सा संदेश नजर आया। आरती कहो तो पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। एक सखी ने लिखा है कि मैंने बचपन से मम्मी को रेडियो सुनते देखा। वो छोटा सा ट्रांजिस्टर लेकर कभी किचन में तो कभी नाइट में सोते हुए अपने पास रखती और मैं भी उसे बड़े मन से सुनती थी, जो आज मेरे जीवन का हिस्सा बन गया है। अब मैं इसके बिना नहीं रह सकती। और एक और सखी कह रही हैं कि मैंने अपने घर में जन्म से ही रेडियो देखा और सुना। मेरी नानी माँ भी खूब रेडियो सुनती थी, जिससे मेरी मम्मी को भी रेडियो की आदत रही और यही वजह है कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है। इसके बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती। जी। और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि रात के सन्नाटे में आंगन में मेज पर रखा रेडियो जब हम सुनते थे तो गानों की दुनिया में खो जाते थे। उसके जरिए गाने में जो अभिनय करते थे उन सितारों को भी याद कर लेते थे, क्योंकि उस समय डैडी मम्मी के साथ हम बच्चे फिल्म भी बहुत देखते थे और मैगजीन पढ़ते थे और रेडियो के संग गाना गाया करते थे। नींद आंखों से उड़ जाया करती थी हम भाई बहनों की। खुले आकाश के नीचे चारपाई पर लेटे और रेडियो सुनते कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। बड़े आनंद भरे दिन हुआ करते थे। आज वैसा आंगन और वैसी रातें नहीं है, लेकिन रेडियो वही है। उसे आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं। एक और साथी ने कहा है कि मेरी जब 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब स्कूल से आकर दफ्तर बक्सा एक कोने में रखकर सबसे पहले रेडियो चालू करता था। तब हाथी मेरे साथी फिल्म का सुन जा आ ठंडी हवा गाना मेरा फेवरेट गाना था, क्योंकि तब ये गाना बार बार सुनने को मिलता था। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने गाना भी एक याद कर लिया है जी। हम बहुत सारे गाने याद करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस दिन का जब रेडियो हमारे जीवन में आया था। जी। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर प्रस्तुत है प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल का शुभकामना संदेश। भारत के लोक सेवा प्रसारण आकाशवाणी की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष हमारे लिए बेहद खास है। आकाशवाणी अपने प्रसारण के 90 वर्ष पूरे कर रहा है। उस आवाज को जो कि पिछले कई वर्षों से देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, उसके हम 23 जुलाई 2027 को हम 100 साल भी पूरे कर लेंगे। अपनी स्थापना के साथ ही संस्था ने ऐसी यात्रा शुरू की है जिससे भारत की विविधता को आवाज दी, सामाजिक संवाद को गति दी, सीमाओं से परे जाकर एकता की आवाज को मजबूत किया। 1936 से जब इस ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी तब आकाशवाणी न सिर्फ एक माध्यम रहा है बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान, भाषाई विविधता और वैज्ञानिक सोच का एक संवाहक भी रहा है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीनों को साथ लेकर चलने वाली संस्था ने शहर से लेकर गांवों तक रेडियो सेट के माध्यम से सीमाओं के जवानों तक और महानगरों के स्टूडियो से लेकर अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं तक हर दिल तक अपनी पहुंच बनाई है। अगर आप आज भी देश भर के आकाशवाणी केंद्रों के कार्यक्रमों को देखें तो पाएंगे कि शायद ही कोई ऐसा पहलू हो, वो चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, वैज्ञानिक हो, जिसे कि आकाशवाणी ने न छुआ है। आज के डिजिटल युग में जहां की सूचनाओं की बाढ़ है, वहां रेडियो की ही एक साफ मानवीय आवाज है जो कि अपना संदेश दूर दूर तक, गांव गांव तक पहुंचा रही है। क्योंकि जहां भी ये आवाज पहुंचती है, चाहे वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी है अथवा नहीं, जिसे जुड़ना है वो उसे जुड़ना चाहता है और उसे समझना चाहता है। आकाशवाणी की 90 वर्ष की यह यात्रा किसी वट वृक्ष की तरह रही है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की साथ विस्तार पा रही हैं। 90 वर्ष की में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है। दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है। यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया। और पिछले एक दशक की बात करें तो आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नागरिकों के बीच में मन की बात के माध्यम से एक पुल का काम भी किया है। देखा जाए तो ये एक ऐसा संग्रहालय है जहां भारत की बौद्धिक और भावनात्मक विरासत सुरक्षित है। आज का दिन इतिहास को याद करने का दिन तो है ही, साथ ही उस भविष्य के लिए भी संकल्प का दिन है कि जहां रेडियो की आवाज नई पीढ़ियों के संकल्पों को भी दिशा दे सकती है। आज के इस खास मौके पर मैं यही कामना करता हूं कि आकाशवाणी और हमारे देश विदेश में बसे श्रोताओं के बीच में जो रिश्ता है वो यूं ही बना रहे, फलता फूलता रहे और ये संवाद, ये जुड़ाव पूरी मानवता के लिए उपयोगी साबित हो। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि अब रेडियो आकाशवाणी हमारा पूरा वेव्स OTT पर भी
पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुना जा सकता है। हमारे सभी रेडियो स्टेशन के सभी FM, AM और हमारे सारे जितने भाषाओं के रेडियो स्टेशन हैं वो दुनिया में कहीं भी डिजिटल के माध्यम से, वेव्स, OTT के माध्यम से सुने जा सकते हैं। आप सभी को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर अभी आप प्रसार भारती के अध्यक्ष श्री नवनीत सहगल का शुभकामना संदेश सुन रहे थे। लता मंगेशकर का गाया हुआ बरखा फिल्म का गीत हम लोग सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा और चित्रगुप्त ने इसकी धुन बनाई। जी, और अब हम बात कर लेते हैं जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वासुदेव बलवंत फड़के जी की। तो वासुदेव बलवंत फड़के ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह का संगठन करने वाले भारत के प्रथम क्रांतिकारियों में से माने जाते हैं। उनका जन्म 4 नवंबर 1845 को रायगढ़ जिले के शिढोणे गांव में हुआ था और वासुदेव बलवंत फड़के बचपन से ही बहुत बहादुर थे। उन्हें जंगलों और पहाड़ों पर्वतों में घूमने का बहुत शौक था। उन्होंने 15 साल पुणे के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी की। इन सब के दौरान फड़के लगातार अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के संपर्क में रहे। एक घटना हुई और इस घटना ने फड़के के पूरे जीवन को ही बदल दिया। बात है साल 1871 की। एक शाम उनकी माँ की तबीयत खराब होने का तार उन्हें मिला। उसमें लिखा था कि वासु तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, नहीं तो माँ के दर्शन भी शायद ना हो सकेंगे। इस तार को पढ़ के उनको बहुत खराब लगा और उन्होंने अपने अंग्रेज अधिकारी के पास गए और अवकाश के लिए कहा, लेकिन अंग्रेज तो भारतीयों को अपमानित करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और उस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें छुट्टी नहीं दी, लेकिन फड़के दूसरे दिन अपने गांव चले आए और गांव जाकर उन्होंने देखा कि माँ तो अपने प्यारे वासु को देखे बिना ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। इस बात का उनके मन पर बहुत ही ज्यादा आघात हुआ और उन्होंने तभी वो नौकरी छोड़ दी। देश में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर उन्होंने भी ब्रिटिश राज के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें देशी राज्यों से कोई सहायता नहीं मिली तो फड़के ने शिवाजी महाराज का मार्ग अपनाते हुए आदिवासियों की सेना संगठित करने की कोशिश शुरू कर दी। और साल 1879 में
उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की। पूरे महाराष्ट्र में घूमकर नवयुवकों से विचार विमर्श करके उन्हें संगठित किया और फिर सभी को एकत्र करके उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन खड़ा किया। आरती, हम इस बारे में आगे बात करेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सखी सहेली कार्यक्रम में आरती से वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। हमारा जो सेगमेंट है याद करो कुर्बानी के अंतर्गत जी। और हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के 7 जिलों में वासुदेव फड़के की सेना का जबरदस्त प्रभाव फैल चुका था, जिससे अंग्रेज अफसर भी डर गए थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। और फड़के की सेना और अंग्रेजी सेना में कई बार मुठभेड़ भी हुई, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फड़के की जो सेना थी उनका गोला बारूद धीरे धीरे खत्म होने लगा था। 20 जुलाई 1879 को फड़के बीमारी की हालत में आराम कर रहे थे, पर किसी ने उनके होने की सूचना ब्रिटिश ऑफिसर को दे दी और उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उन्हें सजा सुनाई गई और अंडमान की जेल में भेज दिया गया जी। और 17 फरवरी 1883 को काला पानी की सजा काटते हुए जेल के अंदर ही देश का ये वीर सपूत शहीद हो गया। साल 1984 में भारतीय डाक सेवा ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया था और दक्षिण मुंबई में उनकी एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो ऐसे इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सुमन अपने अर्पित करते हैं। और प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं ये जो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। बिल्कुल आरती, बहुत सी बातें होती हैं जो कि हमें अंदर तक कहीं छू जाती हैं। जैसे कि आज रेडियो की बात जब सारे साथी कर रहे हैं तो एक साथी बता रहे हैं कि बचपन में हवा महल हमारे खाने का टाइम हुआ करता था। हम सभी अपनी थालियां लेकर रेडियो के आसपास बैठ जाते थे और उस समय हवा महल में करौंदे की चटनी मनमौजी राम जी हवा महल में आते थे, वो बड़े मशहूर थे। तो कितनी पुरानी बात इनको याद आ जाती है। बिल्कुल। और आपने ये बात बोली तो मैं एक में से एक श्रोता हैं तो वो कहते हैं कि मोबाइल ऐप पर जागो सुबह हो गई से लेकर हम है राही प्यार के सुनते हुए मेरा योगा व्यायाम प्राणायाम हो जाता है। दोपहर की गीतमाला सुनने के बाद एक छोटी झपकी लेने के बाद सखी सहेली सुन लेता हूँ और रात छाया गीत के बाद ढलती जाए रात के साथ शुभ रात्रि हो जाती है। बचपन से लेकर इस बुढ़ापे में परिवार के अलावा अगर मेरा कोई साथी है तो मेरा हमसाया रेडियो ही तो है। क्या बात है। On the occasion of the National Broadcasting Day, we now bring you a message by Chief Executive Officer Prasar Bharati, Shri Gaurav Dwivedi. Namaskar. On behalf of India's public service radio broadcaster Akashvani, I extend my heartiest greetings on the occasion of our National Broadcasting Day to all of you. This year is truly special for our national airwaves. On the one hand, we are on the verge of celebrating 90 years of the voice of the nation, Akashvani, one of the greatest broadcasting institutions in the world. On the other hand, just a year after that, in 2027, we shall celebrate the centenary of the first radio broadcast in India on the 23rd of July 2027. Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education, and healthy entertainment. Since 1936, All India Radio, as it was known then, or Akashvani, has been preserving and propagating India's rich culture and traditions. And not just that, it has been connecting people at large with the journey of scientific progress across the country. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience. Your institution, Akashvani,
has tugged at your heartstrings through the sheer magical power of the voice. And that's what radio is all about, reaching out to everyone across our vast and great country. May the relationship between Akashvani and our beloved listeners across India and abroad continue to blossom and bloom, spreading knowledge and joy to everyone. Best wishes to all of you. Namaskar. On the occasion of the National Broadcasting Day, you heard a message by Chief Executive Officer Prasar Bharati, Shri Gaurav Dwivedi. हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। लिबासे रंग में ये बल खाता बदन है, प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन है, प्यासा प्यार का ये सारा बांझपन। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, अजी एक हम तो क्या और तुम ऐसे हंसी, फरिश्ता भी तुम्हें अगर देखे कहीं तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं, तो जन्नत भूल के बहक जाए यहीं। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो, ये चाहत अब ना होगी कम, भला मानो बुरा मानो। तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, तुम्ही को चुन लिया नजर की बात है, लिया गम आपका जिगर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है, और तुम फिर भी खफा असर की बात है। ओ हो प्यार क्या है जान तमन्ना, अब तो पहचानो। हुए हैं तुम पे आशिक हम, भला मानो बुरा मानो। On the occasion of the National Broadcasting Day, we now bring you a message by Director General Akashvani, Dr. Pragya Paliwal Gaur. Dear listeners and members of the broadcasting fraternity, today, as we mark National Broadcasting Day, we pause not only to honor a glorious legacy, but also to reaffirm our collective vision for the future of public broadcasting in India. It was on this day in 1927 that radio first found its voice in our country, marking the beginning of an enduring relationship between the medium and millions of Indians. Since then, the journey of Indian broadcasting has been one of transformation, service, and nation building.
What began as a modest experiment in sound has over the decades evolved into a powerful public institution, Akashvani, the voice of the nation. Next year, on 8th June 2026, Akashvani will complete 90 momentous years of public service broadcasting. That very year will also mark 100 years of broadcasting in India, a landmark that few nations can proudly celebrate. As we approach these historic milestones, Akashvani stands renewed, relevant, and ready for the future. Over the past year, we have taken many definitive steps to embrace the digital era while preserving the timeless spirit of radio. Among our significant achievements is that Akashvani is now available on Waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening. With this, our content is no longer confined to frequencies but flows freely across digital landscapes, reaching global audiences with the same credibility and warmth. This year, for the first time in history, Akashvani provided live and comprehensive coverage of the Char Dham Yatra, taking our listeners on a spiritual journey from the comfort of their homes and setting a new benchmark in devotional broadcasting. We have launched several new flagship programs that represent both innovation and intent. At the heart of all these initiatives lies one unwavering belief: public broadcasting must not only reflect society but also anticipate its needs. Akashvani News has for decades stood as a pillar of truth in the ever-evolving media landscape. In an age of instant information and fleeting headlines, Akashvani remains a beacon of credibility and composure. For millions across the country, Akashvani is not just a source of news, it is the voice they trust when clarity matters most, the voice they turn to when facts must rise above speculation. Our commitment to verified, balanced, and unbiased reporting is not just a journalistic standard, it is a national responsibility that we carry with pride and purpose. As the world moves forward with artificial intelligence, immersive audio, and personalized content, Akashvani too is preparing to integrate emerging technologies that will redefine how we create and deliver content, while ensuring that our core values of accuracy, accessibility, and diversity remain intact. The soul of our service will always be truth, balance, accessibility, and inclusivity. I take this opportunity to express my deep appreciation to all members of the Akashvani family across the country who continue to carry the torch of public service with unflinching dedication. To our millions of listeners, urban, rural, young and old, you are our true strength, our inspiration, and our purpose. Our strength remains the unwavering trust the nation places in Akashvani. Let us move forward together, honoring the past, enriching the present, and shaping the future of broadcasting in India. From airwaves to AI, from shortwave to smartphones, Akashvani is not just evolving, it is leading. Thank you once again and warm wishes to you all on this National Broadcasting Day. May we continue to uphold the spirit of truthful, responsible, and inspiring broadcasting. On the occasion of the National Broadcasting Day, you heard a message by Director General Akashvani, Dr. Pragya Paliwal Gaur. देखो, अभी हमने संदेश में सुना ना कि आदरणीय मैडम ने कहा कि सब रूरल हो या अर्बन हो, गांव में रहने वाले हो या शहर में रहने वाले, सभी हमारे करीबी दोस्त हैं। तो ये दोस्ती का जो एक नाता जुड़ जाता है, ये कहाँ कहाँ साथ निभाता है। देखो, एक संदेश है कि 2006 में सूरत, गुजरात में तापी नदी में बाढ़ आई थी। हम ऊपरी मंजिल पर चले गए थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तब एक रेडियो के माध्यम से ही हम दुनिया से जुड़े थे। वो ही एक सहारा था। कितनी बड़ी बात है क्या। मतलब हर किसी परेशानी में भी रेडियो साथ में रहता है, और सुख हो चाहे दुख हो, हर समय रेडियो हमारे साथ रहता है। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी
उन चीज़ों के बारे में जो बतंगड़ बन जाती हैं कि बात शुरू होती है छोटी सी, लेकिन वो पहुंचते पहुंचते बहुत दूर तक चली जाती है। राई का पहाड़। बिल्कुल, राई का पहाड़ कह लीजिए, इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो एक हमारी श्रोता है जो लिखती हैं कि घर परिवार में बात की पतंगड़ बनती रहती है और तो सुलझ भी जाती है। कुछ लोगों को बाल की खाल निकालने और बात का पतंगड़ बनाना बहुत अच्छा आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कलह करना बोलते हैं। ऐसे लोगों को कुछ भी अच्छा खुशनुमा माहौल रहेगा, किसी एक बात को पकड़ लेंगे, उसको पकड़कर क्लेश करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर इतनी बात के पतंगड़ बनते हैं कि कभी कभी तो लगता है कि सोशल मीडिया से दूर रहने में ही भलाई है। ये तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अक्सर ही ऐसा होता है कि कुछ न कुछ ऐसी छोटी सी बात होती है जिसको सोशल मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता है कि जिसकी वजह से बहुत चीजें बिगड़ जाती हैं। बिल्कुल। एक साथी कह रहे हैं कि बातों का बतंगड़ उलझन भरा विषय है। कम बात मन तो संतुष्ट। हमको अपनी कम बात कम शब्दों में करनी चाहिए। ज्यादा बकवास करने पर अपनी प्रतिष्ठा कम होती है। हमारे घर सदस्य पिता, मौसा, फूफा जी एक बात ही का कई पहलू निकाल लेते हैं और उनकी पत्नियां कुछ ज्यादा वाचालता करती हैं। हमको मीनिंग को समझकर व्याख्या करनी चाहिए। इस निरर्थक बतंगड़ से थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। वो मीनिंग हमारे दिलो दिमाग को का अहित नहीं करना चाहिए। सोच समझकर बोलें किसके व्यक्तित्व पर बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं ना राजुल जी, बतंगड़ बनकर कब मन में कड़वाहट घोल देती हैं हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। और बड़े से बड़े जहाज में भी अगर छोटा सा छेद हो जाए ना तो उसको डुबो देता है। तो बात का बतंगड़ बनाने से छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं और रिश्तों में तनाव आ जाता है। ये तो आम बात होती है और अक्सर हम किसी बात को पूरी तरह समझते नहीं है और बस शुरू हो जाते हैं उसको लेके कि अरे तुमने, अगर वो कोई पॉजिटिव ही बात बोल रहा होगा तो उसकी पूरी बात किए बिना ही हम शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बात का बतंगड़ बना के हम सामने वाले से झगड़ा कर लेते हैं, है ना। और रिश्ते हमारे दोस्त हों चाहे रिश्ते हों, हर तरह से उसमें तनाव पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और हम दूर हटते रहते हैं लोगों से। हाँ बिल्कुल। एक बार एक समय आता है कि मशहूर हो जाता है कि फला व्यक्ति बहुत झगड़ालू है। हाँ बिल्कुल, उसके आसपास भी मत जाना। पकड़ लेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे भाई ये तो जुबान पकड़ता है। हाँ जरा सा कुछ बोलो कि बस फट से जुबान पकड़ ली कि तुमने ये गलत कहा, ये क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा, ये क्यों किया। तो भाई इसके लिए एक तो ये बात है कि रिश्ते खराब होते हैं, समय कितना खराब होता है। बिल्कुल। आप उसी समय को किसी अच्छे काम में लगा सकते हैं, किसी को हंसाने में लगा सकते हैं, किसी को खुश करने में लगा सकते हैं। आप तो अपने आप से बात करने में लगा सकते हैं, अपने आप की तरफ देखने में लगा सकते हैं। हाँ। तो आप जब किसी से इस तरह से बहस करते हैं तो क्या होता है ना, आपकी इमेज खुद की उसके सामने बेकार हो जाती है, बुरी हो जाती है। तो फिर वो इंसान आपसे कभी मतलब अगर देखेगा भी तो मुंह फिर के चला जाएगा कि पता नहीं मैं कुछ बोलूं और ये कुछ और उसका मतलब निकाल लें, है ना। तो इस तरह से क्योंकि एक चीज हुई थी, सामने की बात है कि मतलब दो बच्चे, ये बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे वो लोग। तो वहां पे उन्होंने, एक बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे बैटिंग चाहिए, तो इसी बात पे झगड़ा होने लगा थोड़ा। तो फिर उस मान गए फिर मतलब, लेकिन दूसरे एक और बच्चा था वो भाग के चला गया, उनके घर पे कह दिया उसने कि वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं, बहुत झगड़ेबाजी हो गई है। तो उनके पेरेंट्स, दोनों बच्चों के पेरेंट्स आ गए और आपस में उनकी लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि पुलिस बुलवानी पड़ी और मतलब बहुत बड़ा पहुंच। अब तो कुछ दिनों बाद जब देखा कि उनके बच्चे आपस में फिर वापस से खेल रहे हैं और माता पिता लड़ लिए। तो वही ना, बात का बतंगड़ बनाने के लिए तो आपको जरा सी भी बात, जरा सा भी बहाना काफी होता है। और कई बार अगर आप उस मूड में नहीं है, अगर आप इस तरह के नहीं हैं, तो बड़ी से बड़ी बात को भी आप नजरअंदाज कर सकते। बिल्कुल। जरूरत सिर्फ ये है कि जो बात खराब लग रही है वो पहले जानने की तो कोशिश की जाए कि भाई सच में खराब है कि नहीं है। जैसे एक हमारे साथी ने कहा भी है कि राई का पहाड़ बनाना भी कहा जाता है। और कोई व्यक्ति किसी छोटी सी बात को लेकर अनावश्यक रूप से परेशान हो जाता है या किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर पेश करता है, ये भी बात होती है। बात का बतंगड़ बनाना झगड़े तक ही नहीं। आपने जरा सी किसी की बात सुनी कि फला जो है वो साड़ी लाई है और साड़ी में एक छेद निकला है। अब उस छेद का आपने इतना पोस्टमार्टम किया कि बाद में पता, आपने ये भी पता नहीं करने की कोशिश की कि भाई साड़ी में छेद था या नहीं था। हाँ, बिल्कुल। बस सुनी सुनाई बातें किसी दूसरे से हम कहेंगे अलग तरह से, वो दूसरा किसी और से अलग तरह से, इस तरह से वो बतंगड़ बनता रहता है। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बातों का बतंगड़ का मतलब आप किसी चीज को संक्षिप्त विवरण से ना बताकर उस पर पूरा व्याख्यान देना शुरू कर दें। इसे
कहते हैं कि आपने बतंगड़ बना दिया। अब अगर आप फालतू बैठे हैं तो उनके बतंगड़ को शायद झेलते रहें, लेकिन काम करते वक्त ऐसे बतंगड़ तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। बातों का बतंगड़ मत बनाइए, बल्कि बातों का बतरस लीजिए। हाँ, बतरस में जो आपको आनंद मिलेगा ना, वो सारा आनंद आपके बतंगड़ में निकल जाएगा। बतंगड़ में वो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो भाई बतंगड़ का जो ये गड़बड़ाना है उसको कहीं और रख दीजिए और बतरस का आनंद लीजिए, संगीत का आनंद लीजिए। बिल्कुल। कर अपनी आँखों से पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल जात और मजहब, रंग और नस्ल जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। अरे ये तो बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। जानी माने अभिनेता आमिर खान। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती इज इन मेनी वेज वॉज द लाइफलाइन। हिंदुस्तान के कम्युनिकेशन का लाइफलाइन रेडियो ही हमेशा से था और मुझे लगता है हमेशा रहेगा, ये मेरा मानना है। तो 90 साल बहुत ही सुनहरे गुजरे हैं। आई थिंक हिंदुस्तानी रेडियो ने कमाल का काम किया है, बिकॉज एक तो हमारी भाषाएं इतनी हैं, हमारे कल्चर में इतनी कमाल की चीजें हैं, हमारा म्यूजिक अलग अलग लैंग्वेजेस में है। इट्स बीन अ वेरी रोबस्ट जर्नी इन विच आपको क्लासिकल भी सुनने को मिलेगा, पॉपुलर भी सुनने को मिलेगा, कोई भी चीज छूटी नहीं है ऑल इंडिया रेडियो या विविध भारती से। तो बहुत ही बड़ा काम हुआ है और इसके लिए यकीनन हम सब शुक्रगुजार हैं। और जो लोगों ने इस जर्नी को तय किया है, जिन्होंने इसको जिंदा रखा है, इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखा है, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हम सब की जिंदगियों में। हमको इसका कभी अंदाजा नहीं होता कि इतने लोग हैं जो इसके बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जिनके वजह से ये सारे लोग कनेक्ट हुए, पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट हुआ है। मतलब बॉर्डर पे जो सिपाही है वो भी कनेक्ट हुआ है रेडियो से। इट्स अ वेरी बिग थिंग। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी।
देखो भाई, खास दिन होता है तो खास खास यादें भी होती है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारे घर में मेरे मम्मी पापा रेडियो सुनने के बहुत शौकीन थे। अतः पापा ने अपनी नौकरी लगते ही मेरे जन्म से पहले 1957 में बड़ा सा रेडियो खरीदा था। इसलिए बचपन से ही हमने जब से होश संभाला है तब से रेडियो सुन रहे हैं। पढ़ाई घर का काम रेडियो के साथ ही होता रहा। आज भी सुबह सबसे पहले 6 बजे रेडियो चालू करती हूँ और रात को सोने तक रेडियो मेरे पास में ही रहता है। बहुत अच्छा। यानी कोई टेंशन नहीं, कोई बतंगड़ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात बस रेडियो। तो अब कैसा करते हैं, थोड़ा सा व्यंजन कुछ मीठे की भी बात कर लेते हैं ना, क्योंकि इतना अच्छा दिन है। तो आज हम बताते हैं आपको चावल के आटे की पीठी, जो हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजी है हमें। अरे वाह। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 कटोरी चावल के आटे को आपको गर्म करना है पानी के साथ, उसको गूंथ लेना है और मावा और चीनी को मिक्स करके उसका भरावन तैयार कर लेना है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर उसमें मावे का भरावन डालकर वापस से गोलियां बना लें। अब पतीली में दूध उबालें। जब दूध खौलने लगे तो भरी हुई गोलियां उसमें डाल दें और धीमी आंच पर पकने दें। पकने के बाद गोलियां सतह पर आ जाएंगी और अंत में चीनी और इलायची पाउडर उसमें मिक्स करें और परोसते समय सूखी मेवे से सजा दें। अरे ये तो बहुत ही अलग है ना। बहुत ही अच्छी बताई। ये तो मैंने भी मतलब पहली बार सुनी है। इसको मैं जरूर ट्राई करने वाली हूँ। और एक ये चावल मखाने की टिक्की। अरे वाह, नमकीन, मीठे के साथ नमकीन जरूर होना चाहिए। इन्होंने बताया कि चावल पके आधा कटोरी, 2 उबले आलू, 1 कटोरी भुने मखाने का पाउडर मोटा, अच्छा, बहुत पतला मत पीसिएगा, हरी धनिया हरी मिर्च अपने अनुसार लें, नमक लाल मिर्च गरम मसाला चाट मसाला स्वाद से लें जितना पसंद हो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच मिला लें। इसकी टिक्की बनाकर तवे पर तेल डालकर सुनहरा सेक लें और पुदीने की चटनी के साथ खाएं। साथ में पराठा या पूड़ी खाएं। बहुत ही अच्छा है। और एक और हमारे श्रोता जो लिख के भेजा, इन्होंने ये जो बचे जाते हैं माया चावल, उसकी एक रेसिपी भेजी है। तो इसके लिए चाहिए आपको 1 बड़े चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच जीरा और राई, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और कुछ करी पत्ते, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ आलू, गाजर, शिमला मिर्च, मटर और बीन्स, मतलब सारी सब्जियां, और आधा नींबू का रस, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ी चम्मच मूंगफली, अब और स्वादानुसार नमक। लेमन राइस बनाने के लिए सबसे पहले सभी सामग्री को निकाल लें। फिर गैस ऑन करके कढ़ाई में मूंगफली डालकर उसको भूनकर निकाल लें। फिर अब कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें जीरा, राई और करी पत्ते को डालकर उसको चटकाएं। फिर सभी सब्जियां डालकर भूनकर पकाएं। फिर हल्दी पाउडर डालकर मिलाएं। अब पकी हुई सब्जियों में चावल डालकर मिला लें। फिर स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएं और गैस बंद करके नींबू का रस डालकर मिलाएं। अब पकी हुई सब्जियों में चावल डालकर मिला लीजिए। फिर स्वाद अनुसार नमक डालकर मिलाएं और गैस बंद करके नींबू का रस डालकर उसको मिक्स कर लीजिए। तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, चावल की खीर तो सभी को बनानी आती है, तो चावल की खीर बनाने के लिए एक कोई टिप बताओ आरती, जो कि मतलब बिल्कुल सबका वो हो जाए। जैसे कि चावल की खीर खूब स्वादिष्ट बने तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? चावल एकदम पूरे ऐसे ना लेकर के उसको थोड़ा सा दरदरा कूटा जा सकता है ना, वैसा लेके उसके बाद उसको बनाइए और दूध के साथ शुरू से ही पकने डाल दिया। हाँ, और थोड़ा सा उसमें कंडेंस मिल्क डाल देना तो उसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा ना, एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा, बहुत अच्छा हो जाएगा। एक गाना सुनते हुए कर लें तो? हाँ बिल्कुल करते हैं ना, एक गाना सुनते हैं उसके साथ साथ। लेकिन हमें लग रहा है कि शायद समय अब नहीं बचा है हमारे पास। चलिए फिर कभी होगा। तो ये बातें हम जो करते जा रहे हैं चावल के व्यंजनों के बारे में, और हम जैसे कि आरती कह रही हैं कि बना के खाने वाली हैं, बिल्कुल, तो हम पूछेंगे जरूर से कि आपने खाया है कि नहीं खाया है? जी बिल्कुल बताऊंगी मैं। तो चावल के बारे में एक जो हम लोग के एक पारंपरिक व्यंजन बनता है चावल के आटे से, फरा जिसको बोलते हैं। अरे बहुत ही अच्छा बनता है वो, जो वही जिसमें दाल भरी जाती है। हाँ, बहुत अच्छा बनता है। उसमें दाल को अच्छी तरीके से उसमें मसाले मिक्स कर लीजिए और उसको भून लीजिए अच्छी तरीके से। चावल को गर्म पानी में, चावल का जो आटा रहता है उसको गर्म पानी में गूंथ लीजिए और फिर उसको बढ़िया से आप चाहे गोल शेप में बनाएं, चाहे आप डोसे की तरह उसको थोड़ा मोटा मोटा, लेकिन थोड़ा मोटा रखें उसे, हाँ, थोड़ा है ना, थोड़ा मोटा रखें उसको जो बेल लेते हैं पूड़ी जैसा। उसके बाद उसमें वो दाल का, चाहे तो आप आलू का कोई भी पीठी डाल सकते हैं उसके अंदर, जो अपने मन, कोई अलग ही डाल लीजिए, आप बीट रूट डाल लीजिए, है ना, ये सब डाल के बिल्कुल कोई भी सब्जी डाल के उसको अच्छे से उसमें डाल दीजिए। उसको केवल पूरा मत बंद करिए, आधा बंद कर दीजिए, जैसे टाको बनते हैं ना, उस तरीके से उसको आधा बंद कर दीजिए और उसको जब वो भाप पे पका लीजिए पहले, और उसके बाद उसको हल्का सा घी डाल के या कोई भी जो आप तेल यूज करते हो उसको तवे पे डाल के हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। क्या मजे आएंगे खाने में, सॉस डालिए या हरी चटनी के साथ में, सच में। तो भाई इसका स्वाद लेते लेते अब अपनी सभी सखियों से लेते हैं हम विदा,
क्योंकि समय हो रहा है समाप्त। तो मैं तो जरूर बनाने वाली हूँ आज। हाँ। तो और आप लोग भी बनाइएगा, हमारे जितने भी सखियां हैं, जो भी सखा हैं, बनाइएगा, बताइएगा वो कैसा लगा आपको ये। तो अब दीजिए राजुल और आरती श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सही